हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीडीपी के कैलकुलेशन मेथड्स को। इन अ प्रीवियस क्लास वी हैव सीन द जीडीपी, और जिस तरीके से हमने जीडीपी देखा है, मजा आ गया। मजा तो आएगा ही ना, राइट। तो एडवर्स इंफिनिटी में आपका स्वागत है, और आज हम देखने जा रहे हैं जीडीपी की कैलकुलेशन मेथड्स को। तो जिन लोगों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज मेरा उनसे ये निवेदन है, हाथ जोड़कर जाके देख लो। कॉन्सेप्ट्स लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप वो लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो ये लेक्चर्स आपको उस लेवल से समझ में नहीं आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि समझ में नहीं आएंगे, बट उस लेवल से समझ में नहीं आएंगे जो मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको हो, वो नहीं हो पाएगी। हम स्लोली चल रहे हैं, पर इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन इकोनॉमी का छोड़ के नहीं आओगे आप किसी भी एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठो, यूपीएससी के एग्जाम में जाके बैठो, सीडीएस, एनडीए, फलाना ढिमाका, किसी भी एग्जाम में जाके बैठो, आप इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमने देखा था इन डिटेल में कि जीडीपी क्या होता है। पॉलिटिकल फ्रंटियर देखा था हमने हमने डोमेस्टिक टेरिटरी देखा था। ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा, आप चली जाइए, कोई भी आपको नहीं समझाएगा। पूरे यूट्यूब के इतिहास में और इस क्लासेस के इतिहास में मैं हूं जो आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं इन डिटेल में। चलिए, आज हम देखेंगे जीडीपी को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो कौन से मेथड्स को यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। ये तीन मेथड्स हैं जिनको हम जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। देखो, जीडीपी क्या होता है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, बताइए क्या होता है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोड्यूस होता है उसे हम, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोड्यूस होता है उसे हम जीडीपी करते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर। चलिए ठीक है, बट अब प्रोड्यूस तो हो गया, सर कैलकुलेट कैसे किया जाए, कैसे करोगे। आप सोचो कैसे करोगे। प्रोड्यूस तो हो गया, तो जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कितना इनपुट लगा है, प्रोडक्ट जो बना है उसके बेसिस में आप करोगे। उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल देखिए, घबराना नहीं। एक्सपेंडिचर मेथड, सर जो खर्चा हो रहा है, अगर हम खर्चा खर्चा निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कितना प्रोड्यूस हुआ है ना। जो प्रोड्यूस हुआ वो सब खरीदा जाएगा। तो पूरा अगर हम निकाल लेते हैं तो वही तो हमारी जीडीपी होती है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, प्रोड्यूस करके चुपचाप रख लिया तो काम खत्म नहीं। जो कंजप्शन हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वही तो हमारा क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा, और वही हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। सर इनकम किसकी कितनी हो रही है, इन फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके इनकम जो अगर हम कैलकुलेट कर लें सबके, तो हमारा निकल आएगा इनकम मेथड से जीडीपी। ठीक है, चलिए वन बाय वन सबको देखते हैं। प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है बताइए। एक एग्जांपल लेते हैं। आप फार्मर हैं, ठीक है, आप फार्मर हैं या फार्मर के बेटे हैं, है ना, मिट्टी के बेटे हैं, फार्मर के बेटे। जय जवान जय किसान, बताइए किसने ये नारा दिया था, बताइए ये स्लोगन किसने दिया था, जय जवान जय किसान। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फार्मर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का गेहूं, व्हीट। आप जो लोग खाते हैं रोटियां, है ना, ब्रेड, रोटी आप खाते हैं वही। तो 50 रुपए का अलग से, और ये 50 रुपए का अलग से, दो हमने 50-50 में डिवाइड कर लिया। ये वाला पार्ट वो कंज्यूम कर लेते हैं, भाई खुद के लिए भी तो रखेंगे, कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, टोटल उन्होंने कितने का प्रोड्यूस किया, 100 रुपीज का प्रोड्यूस किया। क्लियर है, टोटल उन्होंने 100 रुपीज का प्रोड्यूस किया। ठीक है, रुपया आगे लिखना चाहिए। टोटल उन्होंने 100 रुपीज का प्रोड्यूस किया, 50 रुपए का कंज्यूम कर लिया। जो कंज्यूम कर लिया, मैंने क्या बोला था, ध्यान से बार बार उस चीज को, द फाइनल गुड्स। तो ये क्या हो गया, फाइनल हो गया नहीं हो गया, भाई खत्म हो गया ना, उसको कंज्यूम कर लिया। जो कंज्यूम ही कर लिया तो फाइनल बन गया, तो दिस इज पार्ट ऑफ फाइनल। इसको याद रखना है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, दिस इज 50, इसको आपने परचेस कर लिया। ठीक है, ये 50 रुपए का गेहूं आपने खरीद लिया। अब इस 50 रुपए में आप कुछ ने वैल्यू एडिशन करी। ठीक है, आप होशियार हैं, आपके पास बुद्धि है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपने यूज किया, आपने वैल्यू ऐड किया और इसको 200 रुपए का बेच दिया। सर ऐसे कैसे 200 रुपए का कोई खरीदेगा, 50 रुपए की चीज सर खरीदेगा, ध्यान से सोचो कैसे खरीदेगा। आपने इसको ब्रेड बना दिया भैया, आपने इसको ब्रेड बना दिया, सुबह सुबह चाय के साथ लपेटना शुरू कर दिया, तो ब्रेड बना के आपने बेचना शुरू कर दिया। हमने ऐसा माना कि किसी इकोनॉमी के अंदर दो ही लोग हैं इस तरीके से, है ना, फार्मर है एक और आप हैं जो वैल्यू एड करते हैं, और आप सिर्फ ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड के शौकीन हैं, आप ब्रेड बनाना पसंद है, आप ब्रेड बनाते हैं। आपने 200 रुपए की टोटल ब्रेड बनाई उस 50 रुपए के गेहूं से, तो 200 रुपए का आपने सेल कर दिया।
आपके पास 200 रुपए आ गए, आपको कितने का फायदा हुआ? 150 रुपए का फायदा हुआ। सर ये कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो फाइनल इसमें गुड्स कितने का सेल हुआ बताइए? फाइनल गुड्स कितने का सेल हुआ? 200 रुपीज का। दिस इज फाइनल ना, दिस इज फाइनल ना, दिस इज फाइनल, दिस इज फाइनल। बताइए फाइनल गुड्स कितने का सेल हुआ? फाइनल जो गुड्स था वो कितने का सेल हुआ? ब्रेड आपकी 200 की थी, और गेहूं जो खा लिया था किसान ने, कंज्यूम किया था, वो 50 रुपए का था। फाइनल आपकी 250 रुपीज की जीडीपी बनी। तो दिस इज फाइनल गुड्स, दिस इज फाइनल गुड्स, मतलब दिस इज व्हाट वी कॉल द जीडीपी। समझ में आया क्या? ठीक है। सर इसको थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ समझाएंगे, ये वैल्यू एडिशन कैसे हो रहा है इसमें? वही तो इंपॉर्टेंट है, वही तो मेन बात है। चलिए और समझते हैं इसको। अब आप इसको ऐसा समझिए कि हमने इधर लिखा जीडीपी, हमने जीडीपी लिखा। अब हम बोलते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड, मतलब जो जो वैल्यू एड हो रही है हम सबको ऐड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडिशन। फार्मर ने कितनी वैल्यू एड करी? भाई फार्मर ने क्या किया? जो प्रोड्यूस किया वो सब का सब वैल्यू एडेड है। मतलब जो उसने खाया, जो उसने बेचा, उसने अपनी मेहनत से उसको प्रोड्यूस किया। तो फार्मर ने 100 रुपीज का वैल्यू एड किया था। 100 रुपीज का ही तो किया था ना। 50 रुपए का सेल कर दिया, 50 रुपए का कंज्यूम कर लिया। टोटल कितना किया था अभी बताइए? वैल्यू एडिशन फार्मर ने 100 रुपीज का। ठीक है ना? चलिए ठीक है, वेरी गुड। आप एंटरप्रेन्योर्स, आप तो एंटरप्रेन्योर हुए ना, है ना? आपने कितने रुपए का वैल्यू एड किया मुझे बताइए? 50 रुपए का तो आपने खरीद लिया था, 50 रुपए तो आपको देने पड़े थे। फाइनल कितने में बेचा था आपने? 200 रुपए का। आपने कितने में बेचा था? 200 का। लेकिन उस 200 में 50 रुपए आपके नहीं हुए ना, 50 रुपए तो आपने वो किसान को दिए, है ना? वहां से 50 रुपए खरीदा, तो वो 50 रुपए तो आपको माइनस करने पड़ेंगे गुरु, है ना? सारे पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो 50 रुपीज तो आपने फार्मर को दे दिया। तो टोटल वैल्यू एडिशन आपने कितनी किया? 50 रुपए को आपने कितने का बनाया? 150 रुपए का बनाया, 200 रुपए का बनाया। मतलब आपने उसमें ऐड कितना किया? 150 रुपीज ऐड किया। तो यहां से आ गया देखो, 100 रुपीज फार्मर के और 150 रुपीज आपके। 150 रुपीज आपने उसमें वैल्यू एड करके 50 रुपए के गेहूं को आपने 200 रुपए का ब्रेड बना दिया। तो आपने उसमें कितनी वैल्यू डाली? आपने उसमें कितनी जान डाली? 150 रुपए की जान डाली आपने। 150 रुपए की वैल्यू आपने उसके अंदर पुट करी, और 100 रुपए का फार्मर ने करके दिया। तो टोटल कितना वैल्यू एडिशन हुआ बताइए? 100 प्लस 150, दैट इज 250 रुपीज। और यही तो आपकी जीडीपी है। ध्यान से देखिए, यही आपकी जीडीपी है या नहीं है? हमने अभी कैलकुलेट किया कि फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इज कॉल्ड द जीडीपी। और हमने देखा कि 200 रुपए का ब्रेड था फाइनल, फाइनल जो हमने कंज्यूम किया। 50 रुपए का किसान ने फाइनल कंज्यूम किया। अब आप बोलोगे सर किसान ने 100 रुपीज का प्रोड्यूस किया था, आप वो 100 क्यों नहीं ऐड कर रहे हो? आप 50 क्यों ऐड कर रहे हो? क्योंकि 50 ही तो क्या होगा? फाइनल होगा। जो 50 उसने सेल कर दिया, ये 50 रुपीज का जो वीट उसने सेल कर दिया, वो क्या है? वो इंटरमीडिएट गुड्स है। वो उसी का यूज करके तो आप ब्रेड बना रहे हो, तो वो ऐसा इंटरमीडिएट गुड्स यूज हो रहा है, तो वो आपके वैल्यू एडिशन में यूज नहीं होगा। वो फाइनल गुड्स नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इसलिए आपको समझ में आ रही बात? इसलिए हम फाइनल गुड्स को ही हमेशा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि रिपीटेशन ना हो बार बार। तो 50 रुपीज वो इंक्लूड नहीं होगा, 50 रुपीज जो आपने कंज्यूम किया है वही होता है। तो एक तो मैंने सीधा सीधा बता दिया कि फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस हुआ इकोनॉमी के अंदर वो कितना हुआ। जो खा मतलब फाइनल गुड्स ऐसा मान लीजिए जिसका आप पूरी तरीके से फाइनली यूज करें। इस कंडीशन में ऐसा समझिए कि फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली किस किस को कंज्यूम कर रहे हैं? आप पूरे रूम के अंदर दो लोग हैं, एक फार्मर एक आप एंटरप्रेन्योर। तो फार्मर ने 50 रुपए का गेहूं वो कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं। आप 200 रुपए का ब्रेड बना के खा रहे हो, है ना? 200 रुपए का ब्रेड आपने बना के खाया, और फार्मर ने 50 रुपए का बना के खाया। तो टोटल कितने का खाया? 250 रुपीज का खाया। फाइनल, समझ में आ गया? अब इसमें ये तो मैंने जनरल टर्म में बता दिया, पर इसमें वैल्यू एडेड मेथड कहां से आ रही है? वैल्यू एडेड मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो जो वैल्यू ऐड हुई है उसको ऐड करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो वैल्यू एडिशन मेथड, तो आप बोलते हो सर फाइनल गुड्स मतलब जीडीपी जो है वो होती है वैल्यू एडिशन। जिसने जितनी जितनी वैल्यू ऐड करी है वो आप कैलकुलेट कर लो। फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? फार्मर ने तो भैया पूरा गेहूं ही प्रोड्यूस किया है। तो 100 रुपए का गेहूं उसने अपनी मेहनत से प्रोड्यूस करी है, जमीन से प्रोड्यूस किया, उसने कुछ इनपुट नहीं दिया। वो जो बीज वगैरह इनपुट दिया उसको हम अभी नेग्लिजेंस है, उसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उसने बीज वगैरह दिया उसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो फार्मर ने कितना प्रोड्यूस किया? 100 रुपए का गेहूं प्रोड्यूस किया फार्मर ने। और
100 रुपए का प्रोड्यूस किया, 50 रुपए का आपको बेच दिया, वो अलग बात है, वो ऐसा इंटरमीडिएट गुड्स यूजर। हम फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं कि कितना कौन वैल्यू ऐड कर रहा है। आपने 50 रुपए का खरीदा, वो एक्चुअल में यहां पे इंक्लूडेड है, इसीलिए तो हम माइनस कर रहे हैं कि वो 50 रुपए आपके नहीं है। जो गेहूं है वो किसान के हैं, इसलिए किसान के में ऐड हो गए। 200 रुपए का आपने फाइनल प्रोड्यूस किया, ठीक है। उस 200 में आपने कितनी वैल्यू डाली, जान आपने कितनी डाली, 150 रुपए की डाली, क्योंकि 50 रुपए तो फार्मर के थे, वो 50 रुपए फार्मर को मिल गए, इसलिए हमने 50 रुपए को माइनस किया और 150 रुपए आया। दोनों को कैलकुलेट किया, 250 रुपीज आपका फाइनल आ गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर नहीं हुई है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है। चलिए लिखिए, सेकंड क्या है आपका? एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है भैया, जो खरीदा जाता है उसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, खर्चा होता है उसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर कौन करता है, खर्चा कौन करता है? सर मैं तो बहुत करता हूं खर्चा। हाँ हाँ, तुम तो करते हो, बट आप इकोनॉमी के टर्म में सोचो। गवर्नमेंट करती है खर्चा, यस। हाउस होल्ड सेक्टर करता है, यस। सर सीधे बोलिए ना, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं और वही खर्चा करते हैं। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा है, बताइए। हाउस होल्ड जो करता है, हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है, हमने उसको क्या बोला? वो कंज्यूम करता। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? कंज्यूम करता। बेचारा किस लिए, मतलब घर का एक आदमी है, वो क्या करेगा? रोजी रोटी जो अपनी कमा रहा है, वो अपने लिए कंज्यूम करने के लिए, टी शर्ट खरीदेगा कंज्यूम करने के लिए, खाना खरीदेगा खाने के लिए, जो भी पेट्रोल खरीदेगा कंज्यूम, तो हर चीज में वो कंजप्शन करता है ना। वो उस चीज को इन्वेस्ट तो कर नहीं रहा है ना, कंजप्शन करता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? कंजप्शन कर रहा है। और कंजप्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? सी डैश। सर ये सी डैश क्यों किया, सी क्यों नहीं किया? आगे बताऊंगा, चिंता मत करना, रुक जाओ, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, सब समझ में आएगा। सर सेकंड नंबर में कौन आएगा? सेकंड नंबर में प्राइवेट सेक्टर। अब आप भी तो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट हो सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप प्राइवेट सेक्टर के पार्ट हो जाएंगे। हाउस होल्ड सेक्टर विल बिकम द प्राइवेट सेक्टर। अंबानी, अडानी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अरे आप खुद खुद भी तो कम है क्या? आप भी तो इन्वेस्ट करते हैं। तो जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो पार्ट होता है इन्वेस्ट प्राइवेट सेक्टर का। अब आपने इन्वेस्ट किया तो आप कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट जनरली क्या होता है? कैपिटल गुड्स होता है। हमने पढ़ा हुआ है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जाके देखिए, रिवीजन करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए। अब देखते देखते याद हो जाएगा, यकीन मानिए आप। तो कैपिटल गुड्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट को किस चीज से डिनोट करेंगे? आई डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे कौन आता है? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगी? गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करेगी, कंज्यूम भी तो करती है। खाना पीना खाती है ना गवर्नमेंट, तो खूब दबा के खाती है, पता ही होगा आपको। हाँ, तो कंज्यूम भी करती है और इन्वेस्ट भी करती है। बिल्डिंग्स वगैरह, रोड्स वगैरह ये सब बनाती है, थोड़ा बहुत दिखा देती है बनाने के लिए, है ना, और कंज्यूम भी करती है। तो दोनों करती है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, ये दोनों ऐड कर लेना है ना, इसको हम जी डैश से दिखाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर। चौथे नंबर पे कौन होगा बताइए? एक्सटर्नल सेक्टर। आपने पढ़ा ही होगा इस सारे सेक्टर्स के बारे में। अब एक्सटर्नल सेक्टर में क्या होता है? दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती है? एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है, दोनों होता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम, एक्सपोर्ट जनरली हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो ये एक्स से हमने डिनोट कर दिया। एक्सपोर्ट एक्स, बाहर बिको, ठीक है। ये तो हो गया। अब इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा? इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा जीडीपी आ जाएगा। यस, ऐसा समझिए, जीडीपी जो होता है, क्या होता है? एक्सपेंडिचर में जहां जहां खर्चा हो रहा है उन सब खर्चों को ऐड कर दो। बोलोगे ना आप, यार पूरा घर पूरा महीना चला यार, कितना खर्चा हो गया यार। अच्छा, मैंने 200 रुपए का टी शर्ट खरीद ली थी, 100 रुपए का उस दिन खाना खा लिया था, फिर बुक्स खरीद ली थी, फिर मैंने रेंट दे दिया। रेंट दिया आपने, क्या किया? रेंट दिया, है ना, एक तरीके से। फिर आपने बोला यार मैंने स्टॉक मार्केट में 500 रुपए लगा दिए थे, इन्वेस्ट कर दिए थे, ठीक है, और बाहर उसको 200 रुपए उधार दे दिए, तो अपना टोटल खर्चा कितना हो रहा है निकालोगे ना ऐसे, तो सबको ऐड करोगे। वही सबको ऐड करवा रहा हूं मैं। तो जीडीपी क्या हो गई यहाँ पे? सी डैश प्लस आई डैश प्लस जी डैश प्लस एक्स।
एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब एक फॉर्मूला अपन देखेंगे, बड़ा मजेदार फॉर्मूला है, यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। मैंने बोला आपको C डैश इक्वल टू C माइनस सी एम, ये समझ रहे हैं बात को? मैं क्या कर रहा हूं, I डैश में I माइनस आई एम, समझ रहे हैं बात को? G में से भी हम G माइनस जी एम। सर ये कौन सा नया फॉर्मूला ले आए सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल समझ में आएगा बच्चा, ध्यान से बस देखते जाओ, धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती जाएंगी और आपको कहानी समझ में आना शुरू हो जाएगी। मैंने क्या किया, C डैश लिखा, मैंने ये लिखा दिस इज टोटल, टोटल हाउस होल्ड सेक्टर जितना कंज्यूम करता है। अब आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं कि वो इंडिया में ही बन रहा हो सकता है बाहर की चीजें भी कंज्यूम कर रहे हो सकता है ना कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो कंजप्शन के लिए हमारे यहाँ चीजें जो बन रही वो बाहर जा भी रही हो। ठीक है, व्हाट इज CM, आपको ये समझना होगा CM क्या है। जो देखो C क्या है, आप C डैश समझिए पहले, C डैश क्या है। ये जो C डैश है ना, इसका मतलब जो भी डैश का मतलब है, मतलब वो इंडिया में है या फॉरेन से आ रहा है, हमने दोनों को इंक्लूड कर लिया है। पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि जीडीपी के फॉर्मूले में जो बाहर प्रोड्यूस होता है उसे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसे हम हटा देते हैं। समझ में आ गई बात, उसे हम हटा देते हैं। जो हम इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं हम सिर्फ उसी को इंक्लूड करेंगे। तो सी हमारा क्या हो गया, जो सिर्फ इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। सी इज व्हाट, जो केवल इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको। ठीक है, उसमें से हमने CM को माइनस कर दिया, हमने जो इंपोर्ट किया था टोटल में से उसको माइनस कर दिया, तो वही हमारा क्या हो गया, वही हमारा हो गया इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ गया? तो सी डैश क्या हो गया, सी डैश का मतलब है कि इंडिया और फॉरेन दोनों की गुड्स हैं, कंज्यूम तो हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों को अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हमारा जीडीपी नहीं होगा। जीडीपी तो क्या होता है, जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर ईयर, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं। तो इसलिए इसके अंदर वो तो इंक्लूड है जो फॉरेन से आ रहा है, तो एक्सटर्नल सेक्टर से जो आ रहा है हम उसको माइनस कर देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जो निकल के आया C माइनस सी एम, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, जो डोमेस्टिकली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम कहेंगे। ये जो हमने इंपोर्ट किया, एम मींस इंपोर्ट, जो हमने बाहर से इंपोर्ट किया उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने बाहर से जो प्रोड्यूस किया उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ये बेसिकली ये सी डैश होना चाहिए, आई डैश जी डैश, ऐसा समझ लीजिए, है ना, मैंने डैश नहीं लगाया। तो अब जैसे ही हम ये डैश डैश डैश, ये मैंने अलग से डैश लगाया, डैश डैश, उसमें से हमने इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसको हमने माइनस कर दिया। समझिए बात को, है ना, फिर से सिंप्लीफाई करता हूं मैं, जो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं हमने उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, सी डैश, सॉरी C माइनस सी एम। जब C डैश माइनस सी एम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ कंजप्शन जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो। तो हमारे पास आ गया C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। देखिए C क्या है, C क्या है, सिर्फ जो C है वो वाला C नहीं पहुंच जाना। C क्या है, जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो, सिर्फ जो इंडिया वाला पार्ट है उसको हम C बोलेंगे, दिस इज C। और जो फॉरेन से आ रहा है उसको हमने M बोल दिया, है ना, C के साथ M, I के साथ M, G के साथ M, जो भी इंपोर्ट हो रहा उसको हमने हटा दिया। बट हम टोटल तरीके से तो हटा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम उसको X लिखते हैं। X माइनस, हमने इसको माइनस किया, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, CM प्लस IM प्लस GM हमने यहां लिख दिया अलग से। देखो ये माइनस अंदर जाएगा, सारे माइनस 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 हो जाएंगे, है ना, इतना मैथमेटिक्स तो आती होगी। सिंपली हमने कर दिया, और इसी पार्ट को हम बोलते हैं व्हाट वी आर कॉलिंग दिस, वी आर कॉलिंग दिस इंपोर्ट। यही तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज आवर एक्सपोर्ट, ये आपका एक्सपोर्ट है, दिस इज एक्सपोर्ट जो आप बाहर भेज देते हो। ठीक है, ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी है वो आप लिख लेते हैं। इसको आप एक बार फिर से रीराइट करते हैं। जीडीपी हमने देखा, हमने जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया उसको ऐड किया, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है ना, एक्स जो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, एम जो हमने इंपोर्ट कर, जो इंपोर्ट कर दिया उसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम कंज्यूम जरूर कर रहे हैं बट वो हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं है, जो बाहर से आ रहा है वो जीडीपी का पार्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। आई होप ये एक फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। ये टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट फॉर्मूला आपने देखा होगा बहुत सारी जगह लिखा हुआ कि इस तरीके से लिखा रहता है, आप कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये फॉर्मूला क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने इस फॉर्मूले को डिकोड कर दिया, C समझ में आ गया, I समझ में आ गया, G समझ में आ गया, और X माइनस एट नेक्स्ट नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो भी आप लिखना चाहें, नेट इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट, कुछ भी हो सकता है।
है ना, नेट मतलब जो बड़ा होगा वही होगा। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है ना, हमको पता होगा, आपको पता होगा, मतलब हमको तो पता ही है, तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमको पता है, आपको नहीं पता है। तो हमने जीडीपी का फॉर्मूला लिख दिया, एक बार और रीराइट करते हैं अलग तरीके से। जीडीपी इज इक्वल टू टोटल कंजप्शन लिख सकते हैं आप, टोटल हाउस होल्ड कंजप्शन या फिर टोटल कंजप्शन, प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं हम। देखिए ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, प्लस एक्सपोर्ट लिख सकते हैं, माइनस इंपोर्ट लिख सकते हैं। सर आप भूल रहे हैं, आपने गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं लिखा। बच्चा जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना, अब इसको हम और तोड़ते हैं। देखो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या हो रहा है, या तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, दोनों ही मैंने बोला था ना, इन्वेस्टमेंट हो रही है गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर कंजप्शन हो रही है। दोनों चीजें तो होती हैं, इन्वेस्टमेंट भी होती है और कंजप्शन भी होती है, इसीलिए मैंने टोटल कंजप्शन लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि टोटल हाउस होल्ड कंजप्शन, मैंने लिखा टोटल कंजप्शन। तो टोटल ये इसके अंदर पार्ट हो गया, और कंजप्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस, और इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस। तो टोटल कंजप्शन कितनी हो रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, सब कुछ गवर्नमेंट इंडिया मतलब प्राइवेट और पर्सनल सब इंक्लूड कर दो, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो, यही आपकी जीडीपी है, यही आपका एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। दोनों फॉर्मूला मैंने लिख लिए हैं, आपको अच्छे से इसको समझना है, पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से आप मुझसे पूछेंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको फिर से समझाऊंगा अलग मेथड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इजी एंड नॉट लीस्ट इनकम मेथड। व्हाट इज दिस मेथड? इनकम मेथड क्या होता है भाई? पैसा, पैसा कितनी इनकम हो रही, वही तो इनकम मेथड है। तो जीडीपी क्या हो गई? जीडीपी आपकी हो गई, सिंपली लिख सकते हैं, जो आपको प्रॉफिट हुआ है। अच्छा प्रॉफिट कौन कमाता है? एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, दुकानदार। देखोगे ना, 10 रुपए की चीज 12 में बेची, 11 में बेची, या जो भी उसमें वैल्यू एड करके बेचा। अभी आपने देखा था ना कि हमने पहले वैल्यू एडेड मेथड में देखा था, एंटरप्रेन्योर थे, 50 रुपए का सामान खरीदा, मेहनत करी, उसमें वैल्यू एड करी और 200 रुपए का भेजा, 200 रुपए का बेचा, तो 150 रुपए क्या हो गया? उसकी मेहनत हो गई, वो प्रॉफिट हो गया। तो 150 रुपीज इज अ प्रॉफिट। हाँ उसमें आप लेबर कॉस्ट, ये सारी चीजें बाहर निकाल दो, स्टिल अगर 50 रुपए भी निकाल लेते हैं तो 100 रुपए आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो दिस इज द प्रॉफिट। अब उसी फॉर्मूले को एक बार फिर से रीराइट करते हैं कि 50 रुपए का उस आपने खरीदा था गेहूं, और उस 50 रुपए गेहूं को आपने 200 का ब्रेड बना के बेचा, ठीक है। अब इस 200 के ब्रेड में आपने कितना कमाया? 150 रुपीज। अब इस 150 में फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज आपके चले गए लेबर कॉस्ट, है ना, इसको और फ्रेगमेंट करते हैं, और 50 रुपीज आपका रेंट वगैरह चला गया, है ना, कहीं पे मशीन वगैरह रेंट वगैरह सब चला गया, और क्या चला गया, और ऐसा मान लो आपके 20 रुपए आपने पैसा उधार लिया था तो इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। कितने बचे आपके? 50 50 चले गए, 100 30 रुपए, 30 रुपीज आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट आपको 30 रुपीज। तो अब समझो, ये हमने क्या किया, हमने इसको फ्रेगमेंट कर दिया और ज्यादा, कि ये 50 रुपीज लेबर की कॉस्ट हो गई, मतलब ये 30 रुपीज प्रॉफिट आपने ऐड कर लिया, प्लस रेंट आपने कितना दिया? 50 रुपीज, तो आपने रेंट ऐड कर लिया। फिर आपने क्या दिया? आपने 20 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट भी आपने जो है ऐड कर लिया, वेजेस आपने ऐड कर लिया, इंटरेस्ट ऐड कर लिया, ठीक है ना, ठीक है। लेबर को आपने वेजेस दिया तो वेजेस भी हमने ऐड कर लिया। तो ये सब कुछ जब हम ऐड कर लेते हैं, प्रॉफिट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सब कुछ जब हम ऐड कर लेते हैं, तो इसी को हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आए बात? आई होप यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इनकम मेथड। तो तीनों मेथड हमने देख लिया, इनकम मेथड देख लिया हमने, एक्सपेंडिचर मेथड देख लिया हमने, हमने देख लिया वैल्यू एडेड मेथड। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में हम किस मेथड का यूज करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए? हम जीडीपी को कैलकुलेट करने, अच्छा जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है? कुछ तो ऐसा होगा ना, ऐसा तो है नहीं उठ के आए और कैलकुलेट कर लिया। कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई तो ऐसी चीजें होंगी जो उसको बॉडी होगी जो कैलकुलेट करती है। यस उसका नाम है, बताइए क्या नाम है? एनएसओ। यस एनएसओ जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है आपका एनएसओ जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस आई थिंक। तो ये आपके जो है जीडीपी को कैलकुलेट करता है, और ये दो मेथड यूज करता है, एक यूज करता है वैल्यू एडेड मेथड, और दूसरा ऐड करता है, बताइए कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड। दीज टू मेथड आर यूज बाय एनएसओ। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं,
जो जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी के सब कुछ ऐड किया जाता है इन दोनों मेथड के अंदर। एनएसओ इसको कैलकुलेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों मेथड में जो डिफरेंस आता है, अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल फिक्स आएगा, डिफरेंस आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हमने तो छोटे लेवल में काम किया, बताया तो समझ में आ गया। बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वैल्यू एडिशन में कुछ वो लूप होल रह गया, एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ लूप होल रह गया, तो वो जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम कहते हैं डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है ना। तो डिफरेंस इन जीडीपी ऑफ दिस, डिफरेंस जो होता है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिपेंसीज कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए। बोलने में मेरी जीभ कभी कभी ऐसा हो जाती है, तो सच आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, मैं ऐसा आशा कर सकता हूँ आप लोगों से, ठीक है। इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, इतनी तो आशा कर ही सकता हूँ, ठीक है। अब जीडीपी ऑफ इंडिया बताइए क्या होगी। जीडीपी ऑफ इंडिया, हमारा प्यारा भारत, उसकी जीडीपी क्या होगी, कैसे कैलकुलेट होगी, क्या क्या चीजें आप कैसे कैसे इसको करते हो बताइए। हम सभी स्टेट्स की क्या करेंगे, ऑल स्टेट्स की क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उनका जो जीडीपी है, जिसको हम डोमेस्टिक, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो अभी तो लग रहा होगा कि सर क्या लिखवा रहे हैं यार, मजा नहीं आ रहा है, पर देख लेना यही सारी चीजें जब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन सब चीजों को, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे यार ये क्या किया, ओ माय गॉड ये कुछ नई चीज आ गई, इसलिए वो नई चीज आपको पढ़ा। अब प्लस आप लिखो उसमें आउटपुट, जो सेंटर, डायरेक्ट सेंटर वाली चीजें होती हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो सेंटर वाली, सेंटर स्पेसिफिक जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे बताइए सेंटर स्पेसिफिक एक्टिविटीज बताइए। जैसे कि रेलवे, रेलवेज होती है ना सेंटर स्पेसिफिक, डिफेंस हो गया, बहुत सारी हैं। हाईवे, सेंट्रल हाईवेज वगैरह जो होती हैं, नेशनल हाईवे हो गई, नेशनल हाईवे हो गई, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, तो ये लिख देता हूँ। इम्बेसिस किसे भूल सकते हो, बताया था ना पहली पिछली क्लास में। इम्बेसिस कहाँ पे, लोकेटेड इन अदर कंट्रीज अब्रॉड। इम्बेसिस लोकेटेड इन अब्रॉड। और क्या, फिशिंग वेसल्स, ये भी तो होगा। मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूं कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपको कभी कभी होता है ना कॉन्सेप्ट समझ लिया, याद हो गई चीजें, कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए लिखवा रहा हूं कि एक बार ये पढ़ोगे ना तो भूलोगे नहीं कि अच्छा ये तो है। वो क्वेश्चन में ऑप्शन सामने आएगा तो क्लिक हो जाएगा, अच्छा सर ने बताया था, उस टाइम पे इतना दिमाग शायद ना चले, नहीं चला पाओ, तो लिखा हुआ तो याद रहेगा, इसलिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। फिशिंग वेसल्स लिख लो, ऑयल्स लिख लो, ठीक है, नेचुरल गैसेस लिख लो, जो बाहर हमें मिलती हैं, नेचुरल गैसेस हो गया, रिंग्स ऑफ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जो भी इस सारी चीज ऑपरेटेड बाय, जो भी ये चीजें हैं कौन ऑपरेट करे, रेसिडेंस ऑफ द कंट्री, ऑफ कंट्री, इन इंटरनेशनल वाटरवेज, जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल वाटरवेज में जो भी ये सब हो रहा है, इंटरनेशनल वाटर जो किसी का नहीं है सबका है ना, जो किसी का नहीं वो सबका होता है। तो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, अब समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को, जो किसी का नहीं वो सबका, वो इस चीज में तो बहुत तेज हूँ। तो जो इंटरनेशनल वाटर्स होता है उसके अंदर जो भी इंडिया के लोग ऑपरेट करते हैं, है ना, ऑयल लेके आ रहे हैं, वो फिशिंग वेसल्स हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, वो सब जीडीपी का पार्ट होगा हमारे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। आहिस्ता चलेंगे पर समझते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट को हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को करते हैं समाप्त। कल हम फिर से बहुत मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, तो जरूर उसको देखना। और इस लेक्चर को भी करते हैं समाप्त। लेक्चर को करो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को, और फैला दो दबा के। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।